चैनल डॉक्टर बी एन मिश्रा में स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेंजविन्स थ्योरी ऑफ डाई मैग्नेटिज्म। 1905 में लेंजविन ने डाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दिया। यह एक्सप्लेनेशन इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बेस पे दिया गया था। इसके अकॉर्डिंग एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। एटम का सेंट्रल पार्ट पॉजिटिव न्यूक्लियस होता है और उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन चारों तरफ डिफरेंट डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन है वो एक इलेक्ट्रिक करंट के इक्विवेलेंट होता है और यह इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है वह ऑर्बिट के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है और यह जो इलेक्ट्रिक करंट मूव करता है उसके कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है। चूंकि हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम में, बॉडी में बहुत सारे एटम होते हैं, इस तरह से चूंकि एक एटम में इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है एक रिंग के फॉर्म में, और इस तरह से बहुत सारे रिंग होते हैं जिनका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट सभी मैग्नेटिक रिंग के द्वारा जो मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड होता है उसका वेक्टर सम होता है। लेंजविन के अकॉर्डिंग डाई मैग्नेटिक सबस्टेंस का जो एटम है वह उस सब डाई मैग्नेटिक के जितने सारे एटम हैं उन सभी एटम के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग के कारण जो इलेक्ट्रिक रिंग्स प्रोड्यूस होता है उस इलेक्ट्रिक रिंग्स के मैग्नेटिक मोमेंट के वेक्टर सम होता है और ये आइट्रेंडम कंडीशन पे ये वैल्यू 0 होती है, अर्थात रिजल्टेंट वैल्यू 0 होती है। जब हम उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं एटम में तो जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट है वह फील्ड के डायरेक्शन में उसमें एक प्रेसेशनल मोशन आ जाता है। इस कंडीशन में ऑर्बिट चाहे किसी भी फॉर्म में हो लेकिन इसके बाद भी फील्ड के डायरेक्शन में उसमें इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट में मोशन आ जाता है, प्रेसेशनल मोशन हो जाता है, जिसे हम लार्मर प्रेसेशन मोशन कहते हैं। हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट्स है ये एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रिलेटिव शिफ्ट होता है जिसके कारण उसमें एक निगेटिव मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस हो जाता है कंप्लीट होल में, कंप्लीट एटम में, मॉलिक्यूल्स में। अर्थात मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो इस तरह से होता है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होता है और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है यह डाई मैग्नेटिक की प्रॉपर्टी होती है जो कि लेंजविन थ्योरी के द्वारा एक्सप्लेन होता है। हमने क्या किया कि मान लिया कि डाई मैग्नेटिक एटम में इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर मोशन करता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को हमने कंसीडर किया और उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 0 ले लिया गया और सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस स्मॉल आर कंसीडर किया गया। इस केस में एक्सटर्नल फील्ड के एब्सेंस में जो सर्कुलर ऑर्बिट है उसकी रेडियस आर कंसीडर किया गया। चूंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है और उसकी वेलोसिटी हम v0 लेते हैं, इसलिए इसमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा सर्कुलर ऑर्बिट करते हुए इलेक्ट्रॉन में और उसका जो डायरेक्शन होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर की ओर होगा और यह सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला होगा mv0² चूंकि v इक्वल टू होता है ओमेगा आर तो यहां से वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका m ओमेगा²r। चूंकि हम जानते हैं कि जो रोटेटिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन अगर हम कंप्लीट ऑर्बिट की बात करें तो प्रत्येक एटम का जो
ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट है वो रैंडमली होता है, रैंडमली होने के कारण उसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाता है। अब इसमें जो यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगता है उसकी वैल्यू होती है B इक्वल टू म्यू 0H। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऑर्बिट के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक एडिशनल मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसका फार्मूला होता है Fm इक्वल टू माइनस ई वी क्रॉस एम। अगर इसके हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में जाएं, चूंकि यह फोर्स हमेशा मोशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर लगता है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन के मोशन का जो डायरेक्शन है उसके परपेंडिकुलर यह फोर्स लगता है। इसलिए इसके यदि हम मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा Fm इक्वल टू ई वी बी। भी की वैल्यू ओमेगा आर हो जाता है, इसलिए ई ओमेगा आर बी हो जाएगा। अब यहां से हम डायग्राम देख सकते हैं। इस डायग्राम में जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड बीई है और जो मैग्नेटिक फोर्स Fm है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। हम अगर इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम को यदि हम देखते हैं तो इसमें दोनों में सेम डायरेक्शन होता है। अब चूंकि अगर इसमें मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन के एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और उसके एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हम मान लेते हैं कि ओमेगा एंड ओमेगा 0 होता है। इस केस में इस चेंज के कारण, इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज होने के कारण, चूंकि इसका साइन भी चेंज होगा, तो इसको हम फैराडे लॉ के यूज के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी अप्लाई किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो यह उस करंट लूप में एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स या इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसको हम एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का फोर्स का फार्मूला होता है एप्सिलॉन इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। इसमें जो ईएमएफ है यह इलेक्ट्रिक फील्ड ई के अकॉर्डिंग लगता है, यह इलेक्ट्रॉनिक मोशन के डायरेक्शन के टेंजेंशियल लगता है। इस फील्ड को हम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन 2 पाई आर, यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वह इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन 2 पाई आर होता है। चूंकि न्यूटन्स नियम के लॉ के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स होता है, मोमेंटम P इक्वल टू एम भी होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं m को बाहर ले लिया गया, v हो गया, और अप्लाइड फोर्स जो है वो फोर्स है आपका ई। अब हम जानते हैं कि E इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन 2 पाई आर और एप्सिलॉन इक्वल टू होता है, हमने अभी देखा, डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ होता माइनस के साथ होता है तो माइनस सी अपॉन 2 पाई आर डी फाई अपॉन डी टी हो गया। अब यदि जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर उसमें चेंजेस 0 से B तक होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। चूंकि यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है इसलिए एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू बी। इस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करता है उसके लीनियर वेलोसिटी में भी चेंज होगा। लीनियर वेलोसिटी में चेंज होने के कारण हम जानते हैं लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला हो जाएगा यहां से माइनस ई अपॉन 2 पाई आर एम इंटू डेल फाई। डेल फाई की वैल्यू पुट कर दिया पाई आर स्क्वायर बी और इसको सॉल्व कर लिया गया तो ये हो गया माइनस ई आर बी अपॉन 2m। ये एंगुलर वेलोसिटी में चेंज है। अब इस फ्रीक्वेंसी को हम, ये जो डेल ओमेगा है, अब डेल ओमेगा इक्वल टू होता है, डेल ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसका फार्मूला होता है डेल वी अपॉन आर। डेल वी की वैल्यू यहां से पुट कर दिया गया यहां पर तो माइनस ई बी अपॉन 2m हो जाएगा। ये एंगुलर वेलोसिटी में चेंज को रिप्रेजेंट करता है। इस इक्वेशन को लार्मर फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी में चेंज होने के कारण मैग्नेटिक मोमेंट में भी चेंज प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह से जो सर्कुलर करंट के का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका फार्मूला होता है I इंटू ए,
मतलब करंट इनटू एरिया। आई जो है करंट है और ए जो है सर्कुलर ऑर्बिट का एरिया है। अब सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसका फार्मूला हो जाता है आई ए, और इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी थी, ये हो गया ई ओमेगा 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। चूंकि ए जो है एरिया है सर्कुलर लूप का, उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और आई जो है करंट है इसकी वैल्यू होती ई ओमेगा अपान 2 पाई, कट कर दिया गया तो ये हो गया ई आर ओमेगा स्क्वायर अपान 2। अब चूंकि एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होता है, इस एंगुलर वेलोसिटी में चेंज डेल ओमेगा दिया हुआ है, इस एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होने के कारण यहां से डेल ओमेगा में चेंज होता है। इससे एंगुलर वेलोसिटी में चेंज होने के कारण इलेक्ट्रॉन के मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक मोमेंट में भी चेंज होता है, और मैग्नेटिक मोमेंट में जो चेंज है वो दिया है डेलियम इक्वल टू ई आर स्क्वायर अपान 2 इंटू डेलियम। यहाँ डेलियम की वैल्यू पुट कर दिया गया माइनस ई बी अपान 2m, और कट कर दिया गया तो ये हो गया माइनस ई स्क्वायर आर स्क्वायर बी अपान 4m। यहाँ पे जो ये माइनस साइन है, ये माइनस साइन ये इंडिकेट करता है कि इसमें जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट डेलियम है, डेलियम हमेशा अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट वर्क करता है। इस तरह से ये डाई मैग्नेटिक का एक इंट्रिंसिक नेचर एक्सप्लेन हो जाता है। डाई मैग्नेटिक का नेचर होता है कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड और जो मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है। ये डाई मैग्नेटिक का इंट्रिंसिक नेचर होता है, अर्थात ये इंड्यूस्ड इफेक्ट होता है। ये इंड्यूस्ड इफेक्ट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कोई एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन के मोशन के कारण 2 रिंग दिया हुआ है और उसमें इक्वल मोमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके कारण इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट 0 है। जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते उस केस में इसका रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 0 है। लेकिन जैसे हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट रिंग का जो एक्सिस होता है वह इस तरह से हो जाता है कि सेकंड रिंग का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसमें कुछ डिक्रीज हो जाए, अर्थात वो अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। और इस तरह से जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, फील्ड का रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट है, वो एटम के अकॉर्डिंग हो जाता है। अब हमने मान लिया कि एटॉमिक नंबर जेड है, अर्थात एटॉमिक नंबर जेड होने के कारण उसमें जेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसका जो रेडियस है आर स्क्वायर, इसको हम एक मीन स्क्वायर के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। आर स्क्वायर मीन हो जाएगा। आर जो है ऑर्बिट का रेडियस है। यहां पे जो ऑर्बिट है वो फील्ड के डायरेक्शन के एग्जैक्ट परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है। अब हम मान लेते हैं कि ऑर्बिट जो है सभी पॉसिबल ओरिएंटेशन में मूव करता है। इसके लिए हम डाई मैग्नेटिक के लिए स्फेरिकली सिमेट्रिक वैल्यू को काउंट करेंगे। इस केस में हमने एक्स वाई जेड एक्सिस ले लिया और ऑर्बिट का रेडियस यहां पे हमने लिया कैपिटल आर। मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में ऑर्बिट का रेडियस कैपिटल आर और मैग्नेटिक फील्ड के अब्सेंस में ऑर्बिट का रेडियस होता है स्मॉल आर। तो कैपिटल आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्फेरिकली सिमेट्रिक में एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों इक्वल होते हैं। इसके कारण आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 3y स्क्वायर इक्वल टू 3z स्क्वायर, क्योंकि एक्स वाई जेड एक्सिस सेम होता है स्फेरिकली सिमेट्रिक में। यहां से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आर स्क्वायर अपान 3। अब चूंकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड एक्सिस के एक एलोंग वर्क करता है, और जो एब्सेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उसको हम एक्स वाई प्लेन के लिए कंसीडर करें तो एक्स वाई प्लेन में हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू होती है आर स्क्वायर अपान 3, जिससे पुट करेंगे तो हो जाएगा 2r स्क्वायर अपान 3। इस केस में जो टोटल मैग्नेटिक मोमेंट है उसका फार्मूला हो जाएगा m इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर बी अपान 4m, और यहां से हो जाता है आपका सिग्मा आर स्क्वायर मॉड। सिग्मा आर स्क्वायर की वैल्यू हमने देखा
2r² होती है। यहां से इसको हमने सॉल्व किया, r जो है रेडियस ऑफ ऑर्बिट है। इसको जो हम सॉल्व करते हैं तो इस मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू आ जाती है ये कंडीशन में। अब यदि सबस्टेंस में n इलेक्ट्रॉन है यूनिट वॉल्यूम में, इस केस में जो मैग्नेटिक मोमेंट है पर यूनिट वॉल्यूम में वो हो जाएगा m - n Ze²r²/6mb, ये फार्मूला हो जाएगा। इसको b की वैल्यू होती है μ0h, तो यहां हमने b की वैल्यू μ0h पुट कर दिया। अब यदि हम डाईमैग्नेटिक सबस्टेंस का वॉल्यूम सस्पेटिबिलिटी देखते हैं तो इसका जो वॉल्यूम सस्पेटिबिलिटी हो जाएगा वो होता है m/h। m की वैल्यू पुट कर दिया, h दिया हुआ है तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -μ0n Ze²r²/6m। यहां इस इक्वेशन से ये क्लियर होता है कि जो डाईमैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी है साई m की वैल्यू, यहां पे आप देख सकते हैं ये वैल्यू निगेटिव है। निगेटिव यहाँ पे डाईमैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी है, लेकिन यहाँ बता दें कि निगेटिव होने के बाद भी यह इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करता। हम जानते हैं कि डाईमैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, टेम्परेचर कुछ भी हो, डाईमैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी टेम्परेचर से फ्री होता है। और जो फील्ड स्ट्रेंथ है, फील्ड स्ट्रेंथ का भी डाईमैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इस केस में जो इंड्यूस्ड अपोजिट इफेक्ट होता है डाईमैग्नेटिक में, अर्थात जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं और जो इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसे हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। इसी कारण मैग्नेटिक सस्पेटिबिलिटी निगेटिव होता है। और जैसे हम ये मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हैं, ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट है ये भी जीरो हो जाता है। जैसे हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो जो ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है यूनिट वॉल्यूम के लिए वो भी जीरो हो जाएगा, अर्थात यदि b = 0 है तो m = भी 0 हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस किया लेंजमिन थ्योरम डाईमैग्नेटिज्म। हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराएं, नोट्स के फॉर्म में आप इसको देख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।